नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पहले चैप्टर, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, को स्टार्ट करने वाले हैं। अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। और माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन को स्टडी करना है तो हमें बुनियादी तौर पे सबसे पहले समझना होगा सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। क्योंकि आप सभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर आप लोग बाइफरकेट करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, तो एक शब्द आपका मैनेजमेंट है, दूसरा शब्द आपका अकाउंटिंग है। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अमूमन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको थर्ड ईयर यानी कि 5वें सेमेस्टर के अंदर ऑफर किया जाता है। और इससे पहले हम लोग मल्टीपल टाइप ऑफ अकाउंटिंग को स्टडी करके आ चुके हैं। जैसे आप सभी ने अपने फर्स्ट ईयर में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टडी किया होगा, सेकंड ईयर में आप सभी ने कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ा होगा, और थर्ड ईयर में हमें क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है। इन शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर अभी तक हमने अकाउंटिंग की 3 टाइप पढ़े हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, दूसरा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, और तीसरा क्या हो गया आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या आप लोग ये बोल सकते हैं कि सर तीनों ही अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग के अंदर बुनियादी तौर पे आप लोग जो स्टेप फॉलो करते हैं वो स्टेप आपको बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी देखने को मिलेंगी, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी देखने को मिलेंगी, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी देखने को मिलेगी। लेकिन फर्क कहां पर आता है सर? फर्क आता है किस इंफॉर्मेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करके, समराइज करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करना है। आप सभी ने 11th 12th के दरमियान पढ़ा होगा सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अमूमन ये 7 स्टेप होती हैं। और ये जो आप कम्युनिकेट करते हैं ना इंफॉर्मेशन, ये कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोग कम्युनिकेट करते हैं सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। दैट्स व्हाई इस अकाउंटिंग को आप लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। माने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं। मोटा मोटा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ये कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बुनियादी तौर पे हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे। अलोंग विद हम लोग यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं सर? आपके बैलेंस शीट की बात करने वाले हैं। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन है ना, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर आती है। और ये कहां पे डील की जाती है सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डील की जाती है। और अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो आप सभी ने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम स्पेसिफिकली कॉस्ट से जुड़ी हुई जानकारी को हासिल करते हैं। माने आपके प्रोडक्ट के अंदर एग्जैक्टली कितना कॉस्ट लगा है, ठीक है। फिर उसी हिसाब से हम लोग उसके सेलिंग प्राइस वगैरह को एक तरीके से डिसाइड करते हैं। कुल मिलाकर के अगर आपको यहां पर माय डियर फ्रेंड्स आपके सिस्टम के अंदर मान लीजिए कॉस्ट कंट्रोल करना है, क्लियर है आपको क्या करना है? आप एक एग्जांपल ले रहे हैं सर, आपको क्या करना है? कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो वहां पर आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी सर? कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं सर यहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये तो कुछ बुनियादी बातें हैं जो अभी तक हम लोग अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दरमियान पढ़ते आए हैं कि बुनियादी तौर पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ डील किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमें नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ डील करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हम उस इंफॉर्मेशन के साथ डील करेंगे जो बेसिकली मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना है मैनेजमेंट क्या करता है सर? मैनेजमेंट बेसिकली आपका डिसीजन मेकिंग करता है। मैनेजमेंट क्या करता है? डिसीजन मेकिंग करता है। और डिसीजन मेकिंग के टाइम पे ना उसको कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। ध्यान से समझना, उसको किसकी जरूरत होती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। और उसको कुछ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी जरूरत होती है। तो कलेक्टिवली आप लोग क्या कहेंगे सर? अगर आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम उस इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं जो स्पेसिफिकली मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये फाइनेंशियल के साथ कैसी होती है? नॉन फाइनेंशियल भी होती है। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कह सकते हैं सर?
कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल भी करते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से निकल करके आता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग से निकलने वाली इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। बस यहां पर दोनों में से हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं जो बेसिकली मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करती है, वो क्या कहलाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। आई होप कि ये बेसिक सी डेफिनेशन आपको क्लियर रही होगी और आपको समझ में आ गया होगा सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अब सर इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिख के आना है, तो ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में प्रोसेस होता है, ये मैंने क्लियर कर दिया। कोई भी अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे बात आप लोग यहां पर आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कर लीजिए, ये तमाम अकाउंटिंग अपने आप में प्रोसेस होते हैं जहां पे आपको मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। यहां पर आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कलेक्ट करते हैं, फिर आप लोग एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करते हैं। शॉर्ट में आप सभी ने लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ये वही स्टेप, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड द कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां पे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन को इन सातों स्टेप के अंदर बांधना है ये आपको ध्यान देना है। सर आप लोग यहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ ना अपनी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन यूज करता है, सर मैनेजर्स या मैनेजमेंट यूज करते हैं प्लानिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर, इवैल्यूएटिंग बिजनेस के अंदर। समझ में आया, यानी बिजनेस ऑपरेशंस को इवैल्यूएट करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है या प्लानिंग करना है। इन तमाम चीजों में जो जो आपकी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज होती है, उस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करके, कलेक्ट करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके, कम्युनिकेट करने का काम, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है सर, ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। क्लियर है, तो आप लोग मोटा मोटा गांठ बांध लीजिएगा। यहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ भी डील करने वाले हैं और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ भी डील करने वाले हैं। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो क्या ले सके सर, डिसीजन ले सके। किससे रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग हो गया, उसका प्रोडक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बजटिंग से रिलेटेड, एक्सपांशन से रिलेटेड और कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड। ये तमाम डिसीजन आप लोग किस इंफॉर्मेशन के बिहा पे ले पाएंगे सर, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बिहा पे ले पाएंगे। तो ये आपकी एक बेसिक सी डेफिनेशन है जिसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, तो आप लोग इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो डिफरेंस है अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। हालांकि मैं अभी थोड़ी देर में डिटेल में जाकर के इन पर चर्चा करूंगा, लेकिन अभी के लिए मेरा टारगेट ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैं आप सभी को समझा पाऊं कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मुद्दा क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर किस तरीके के कामों को हमें करना पड़ता है। तो इतनी आई होप की जानकारी आपको हो गई होगी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। और अगर आप लोग यहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की बात करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके की डेफिनेशन है जिसका सेम मीनिंग रहने वाला है जो मैंने आपको ऊपर समझाया है। इसको भी आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, और अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो आपके आंसर की प्रेजेंटेशन में ये काफी हद तक आपकी मदद करने वाला है। तो क्लियर, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आपको ध्यान क्या देना है सर, यहां पे समझने वाली बात यह है, जब जब आपको अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से उसके नेचर की बात की जाएगी, माने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर किस तरीके का है, तो नेचर के अंदर बुनियादी तौर पे आपको यह बताना है। सबसे पहली बात तो ये जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किस लिए किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया सर आपको डिसीजन मेकिंग करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको प्राइसिंग डिसाइड करना है। ये तमाम चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर की जाती हैं। और अगर आप लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग किसके लिए करेंगे सर, फ्यूचर के लिए करेंगे। प्रेजेंट में तो चीजें चल रही हैं, यानी कि फ्यूचर में आप लोग चीजों को डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं सर, पहली बात तो ये कि जब भी आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं, चाहे आप लोग प्लानिंग की बात करें, चाहे आप लोग डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो वो आपका फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगा। जो भी डिसीजन आप लोग लेंगे वो फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव में लेंगे। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं सर नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर कैसा होता है सर,
फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। सर इसका मतलब क्या है, मैंने बताया जैसे अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बुनियादी तौर पे हम लोग क्या करते हैं, हम हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं सर, हम पास्ट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमारा बेसिकली फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के फोकस रहेगा और फोरकास्टिंग को लेकर के फोकस रहेगा। ठीक है, तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने क्या किया सर, पास्ट को लेकर के, पास्ट की जितनी भी हिस्टोरिकल डेटा है उसको रिकॉर्ड किया था। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम फोरकास्टिंग को लेकर के, पूर्वानुमान को लेकर के और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के बेसिकली डिसीजन लेते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से द नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द फ्यूचर ओरिएंटेड। क्लियर है। अब इसी तरीके से यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके, क्योंकि हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम लोगों का मतलब मेरा मैनेजमेंट से है, मैनेजर से है, तो डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग डिसीजन ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं। माने यहां पर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आपके मैनेजर्स डिसीजन लेने के लिए करते हैं। दैट्स व्हाई ये क्या कहलाता है सर, डिसीजन ओरिएंटेड कहलाता है। तो पहला फ्यूचर ओरिएंटेड इसका नेचर हो गया, दूसरा आपका डिसीजन ओरिएंटेड हो गया, तीसरा आप लोग क्या कहेंगे, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहां पर हम लोग केवल और केवल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए सर, मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट को केवल और केवल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब रेलिवेंट का मतलब इररेलिवेंट आप सभी ने बेसिकली हटा दिया, इसका मतलब आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का चुनाव किया है। दैट्स व्हाई वी कैन से हमने उसको सेलेक्ट किया है। तो आप लोग क्या कहेंगे, यहां पे आपका इंफॉर्मेशन किस तरीके का होता है, सेलेक्टिव होता है। वो इंफॉर्मेशन मैंने जैसा कि आपको बताया फाइनेंशियल भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है, एज वेल एज वो आपका क्या हो सकता है सर, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है। इस बात को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप लोग फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल डेटा का इंफॉर्मेशन भी यूज करते हैं, जैसे कॉस्ट का डेटा हो गया, सेल्स का फिगर हो गया, कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन हो गया, इंप्लॉयज की प्रोडक्टिविटी होगी, मार्केट का ट्रेंड हो गया। क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, लेकिन यहां पे हम लोग फाइनेंशियल के साथ साथ एज वेल नॉन फाइनेंशियल डेटा का भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। अब यहां पे ये सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा नेचर के अंदर सर, इसका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रहता है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, यहां पे केवल एक डिसिप्लिन के साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, आपको अलग अलग डोमेन की जानकारी होना जरूरी है। जैसे आपको यहाँ पे बेसिकली मैथमेटिक्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बिजनेस मैथमेटिक्स की, आपको इकोनॉमिक्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अकाउंट्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो यहाँ पे कंबाइंड नॉलेज की जरूरत होती है। जैसे अकाउंटिंग की जानकारी होगी, इकोनॉमिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की, मैथमेटिक्स की, साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी आपके कस्टमर बिहेवियर को समझने में आपकी हेल्प करती है, और ऑपरेशन के अंदर रिसर्च की। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, यानी कि अलग अलग डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। केवल एक तरीके की जानकारी के साथ, केवल एक तरीके की नॉलेज और कॉम्पिटेंसी के साथ आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और याद रखिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो यूज है वो कैसा होता है, इंटरनल यूज होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका बुनियादी तौर पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल यूजर्स के लिए प्रिपेयर की जाती है, लेकिन एम्फसाइज किसको किया जाता है, एक्सटर्नल यूजर्स को किया जाता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग आपके इंटरनल यूजर्स के लिए होती है। इसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी किसके लिए तैयार की जाती है सर, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए की जाती है। जैसे आपका मैनेजर हो गया, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है, इसका नेचर डिसीजन ओरिएंटेड रहता है, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे आप लोग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रहता है, और यहाँ पे इसको इंटरनल यूजेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसका अपना क्या डेफिनेशन रहने वाला है, इसका मीनिंग क्या रहने वाला है, और इसका नेचर क्या रहने वाला है। अब इसके अलावा एक टॉपिक और आपको पढ़ना है, सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया सर, अगर आपको प्लानिंग
प्लानिंग करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, अगर आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना है और आपके रिसोर्सेज को इफेक्टिवली या फिर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के अंदर लाना है, तो ये तमाम जो ऑब्जेक्टिव है किसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोग किस लिए करते हैं? सर प्लानिंग करने के लिए, सर फोरकास्टिंग करने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, इसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे? सर डिसीजन मेकिंग के लिए, सर कंट्रोल करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, और लास्ट में क्या कहेंगे? रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, तो कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसे प्लानिंग की बात करते हो तो ये आपका हेल्प करता है प्लान्स को प्रिपेयर करने के लिए, बजट्स को प्रिपेयर करने के लिए और फोरकास्ट करने के लिए। इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग की बात करते हो तो डिसीजन मेकिंग के अंदर जैसे मान लीजिए आपके पास कई बार दो प्लान आ जाते हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब इनके अंदर से हमें सेलेक्ट करना है, चुनाव करना, ठीक है, डिसीजन लेना है कि सर हमें एग्जैक्टली किस प्लान के साथ जाना है। तो किस प्लान के साथ जाना है उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये बेसिकली इवैल्यूएशन आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बिहाफ पे कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपको कंट्रोल करना है, सर किसको कंट्रोल करना है? कॉस्ट कंट्रोल करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और अगर आप लोग इफेक्टिव या फिर एफिशिएंट यूज ऑफ अपने रिसोर्सेज का करना चाहते हैं या परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे अपनी डेफिनेशन के अंदर एक तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया था। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होगी, आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, इसका नेचर क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा सबसे जरूरी आर्टिकल है, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है, वैसे कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको क्या बताना है? सर आपको फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताना है। माने जो आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना है? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग डेटा का कलेक्शन करते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया सर हम लोग किस तरीके का डेटा का कलेक्शन करते हैं। सर दोनों तरीके के, जैसे आपका एक फाइनेंशियल हो गया और दूसरा क्या हो गया? सर आपका नॉन फाइनेंशियल जो डेटा होता है, एक मिनट में साइड हो जाता हूं लिख करके, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या करना है, आपका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या जो नॉन फाइनेंशियल डेटा है उसको क्या करना होता है? कलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब एक बार आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब उस डेटा को आपको एनालाइज करना होता है। क्या करना होता है? सर एनालाइज करना होता है। अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करके आप लोग उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद आपको क्या करना होता है? इंटरप्रेट करना होता है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? जो आप सभी के पास डेटा अवेलेबल है, अब ये जो डेटा है ना सर ये आपका रो डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर से आपको क्या करना है? आपको यूजफुल इनसाइट्स को निकालना, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे? सर यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? यूजफुल इनसाइट्स को ड्राइव करते हैं। इसको क्या कहते हो? सर इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि आप लोगों ने क्या किया? व्याख्या किया। तो ये सारे क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको एनालाइज करना है, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना है। अब जब आपने एक बार यूजफुल इनसाइट्स को ड्राइव कर लिया है, उसके बिहाफ पे आपको प्लानिंग करना है। क्या करना है? सर आपको प्लानिंग करना है कि एग्जैक्टली बिजनेस के अंदर हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या क्या रहेंगे। ये प्लानिंग भी आप लोग यहाँ पे करते हैं। प्लानिंग करने के बाद आपको क्या करना है? डिसीजन को सपोर्ट करना है। इसका मतलब आपको असिस्ट करना है मैनेजमेंट को इन सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। समझ में आया? इसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे? सर आपको कोऑर्डिनेशन, इसका एक फंक्शन रहेगा। इसके अलावा कंट्रोल करना और उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग करना। ये तमाम फंक्शन किसके हैं? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं। अभी हम लोग इनको वन बाय वन करके काफी डिटेल में आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आपको एक इमेज बनाना है, एक पिक्चर बनाना है, एक वर्क फ्लो बनाना है। सबसे पहले आप लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, डिसीजन को सपोर्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, कंट्रोल करेंगे और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। दैट्स व्हाई आप लोग यहाँ पे क्या पाएंगे? तमाम अगर आप लोग फंक्शन करते हैं तब जाके आपका इफेक्टिव मैनेजरल डिसीजन मेकिंग होगा। माने इतना कुछ अगर आप लोग करते हैं तो फाइनली आपको क्या करना है? आपको सर डिसीजन मेकिंग करना है। क्लियर है? क्या करना है? डिसीजन मेकिंग करना है। डिसीजन मेकिंग भी सर कैसा रहेगा? सर प्रभावकारी। माने आप लोग क्या कहेंगे? सर आपका कैसा रहेगा? इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग रहेगा। ठीक है,
तो दीज आर द वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिनको आपको एक बार लर्न कर लेना है। बाकी आने वाले चैप्टर के दरमियान मैं इनके ऊपर काफी डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कशन तो करने वाला हूं, ठीक है। आई होप कि चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इनको हम लोग वन बाय वन करके इवेलुएट करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको केवल इतना पढ़ना है क्योंकि हमारे यहाँ पे इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। सर एक तो टूल्स होता है, एक टेक्निक होता है, किसी भी अकाउंटिंग को परफॉर्म करने के लिए ना हम लोग मल्टीपल टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सर कौन कौन से टूल्स है और कौन कौन से टेक्निक है? जैसे सबसे पहले आप लोग क्या कहेंगे, सर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना सीखना है। इसके अलावा आपको रेशियो एनालिसिस सीखना है। रेशियो एनालिसिस के अंदर जैसे करंट रेशियो हो गया, जैसे क्विक रेशियो हो गया, जैसे डेट इक्विटी रेशियो हो गया, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, ये कुछ रेशियो हैं जिनको हमें एनालिसिस करना सीखना है। तो टूल एंड टेक्निक के अंदर आपका रेशियो एनालिसिस भी आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी आता है। क्लियर है? अब इसके अलावा आपको क्या करना है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अगर आपके पास अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अलग अलग ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या अलग अलग कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर उनको कैसे कंपेयर किया जाता है, इट्स कॉल्ड द कंपैरेटिव, क्या बोलते हैं इसको, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसी तरीके से यहां पे आपका एक आएगा जिसको आप लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। और इसके अलावा सबसे जरूरी क्या है, सर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा, माने कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा फंड फ्लो स्टेटमेंट रहेगा। सर फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि सर फंड का फ्लो किस तरीके से है, वो आपको एक तरीके से यहां पे अंडरस्टैंड करना। बजटरी कंट्रोल आपका नेक्स्ट यूनिट रहेगा, इसके ऊपर मैं काफी डिटेल में आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके भी आपका एक चैप्टर है, उसको भी हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग भी आपके पास एक चैप्टर रहेगा, उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सीवीपी एनालिसिस रहेगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस रहेगा, ये भी आपका चैप्टर है, इसको भी हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रहेगा और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये हम लोगों ने जो आपका एबीसी होता है ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये मैंने आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको पढ़ाया हुआ है काफी डिटेल में जाकर के सेमेस्टर 4 के अंदर। तो कुल मिलाकर के यहां पर जितने भी आपके टूल्स एंड टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, तो कौन कौन से हैं, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना, रेशियो को एनालिसिस करना, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अलावा कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसके अलावा बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, ये चारों हमारे सिलेबस के अंदर है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये आपके टोटल टूल्स एंड टेक्निक है जिनका इस्तेमाल करके आप लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये टूल्स एंड टेक्निक आपकी काफी हद तक मदद करते हैं। अब इनके ऊपर हमको इंडिविजुअल चर्चा नहीं करना है, कभी आप लोग कहें कि सर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझाइए या कॉमन साइज स्टेटमेंट को समझाइए, ये अपने आप में टूल्स एंड टेक्निक है। जैसे अगर आप लोग बजटरी कंट्रोल की बात करते हैं तो अपने आप में पूरा एक चैप्टर पढ़ना है जिसको करने में हमें 20 दिन लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारी टेक्निक है, इनका आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंट्रोडक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा। अगर आप लोग टूल एंड टेक्निक की बात करेंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये टूल्स एंड टेक्निक रहेंगे, और इनमें से बजटरी कंट्रोल हो गया, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, सीवीपी एनालिसिस हो गया, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं, ये कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो हम लोग इनके डीप एंड डाइव के अंदर जाकर के ना काफी डिटेल में इनको स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। अभी तक हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ बेसिक चीजें जो इस चैप्टर के अंदर दी गई है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन को एक तरीके से अंडरस्टैंड किया, डिवाइड करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नेचर को स्टडी कर लिया है। इसके अलावा हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया है। फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एक बार देख लिया कि सर क्या क्या फंक्शन रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने टूल्स एंड टेक्निक ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग को थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया है, ठीक है। अब आगे अगर आप लोग बढ़ते हैं तो अभी आपको पढ़ना है सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। दोनों ही चीजें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखिए मैं अगेन आपको बार बार यही बात बता रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है,
इंट्रोडक्शन, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। एक बार लेक्चर देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। बुनियादी बुनियादी सी बातें हैं, बेसिक बेसिक सी बातें हैं, जिनको आप लोग एक बार पढ़ करके डेफिनेटली एग्जामिनेशन के अंदर हर एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। जैसे एडवांटेजेस आपको पढ़ना है, एडवांटेजेस के बाद माय डियर फ्रेंड्स कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे आप लोग लिमिटेशन बोल दीजिए, चाहे आप लोग डिसएडवांटेजेस बोल दीजिए, ठीक है। अब एडवांटेजेस के अंदर माने हमें क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बिहाफ पे आप लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे बेटर डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साइंटिफिक अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आप लोग प्लानिंग भी करते हैं, तो प्लानिंग के अंदर यहाँ आप कहेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इंप्रूव्ड प्लानिंग होता है। क्या होता है, इंप्रूव्ड प्लानिंग होता है। इसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे सर, इफेक्टिव कंट्रोल देखने को मिलता है, किसके ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन देखने को मिलता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट कंट्रोल एंड द कॉस्ट रिडक्शन। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ये क्या रहेगा, यहां से अगर आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छे से करते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफी हद तक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में मैनेजमेंट की मदद करता है। अच्छा, यहाँ पे बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस आपको देखने को मिलता है, और इनहांस कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। देखिए, कोऑर्डिनेशन की बात कर लीजिए, कॉस्ट रिडक्शन की बात कर लीजिए, इफेक्टिव कंट्रोल की बात कर लीजिए, या डिसीजन मेकिंग की बात कर लीजिए, सारे पॉइंट हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो एडवांटेजेस के अंदर आप लोग उन तमाम पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये आपके बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ताल्लुकात रखते हैं, जो अच्छी बातें आपको लगती हैं, जो पॉजिटिव बातें आपको लगती है, ठीक है। अब जो भी आपको लगता है कि कुछ कुछ गड़बड़ियां हैं, उनको आप लोग नेगेटिव साइड में रखेंगे, लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस की साइड में रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, किसके ऊपर बेस्ड होता है सर, आपके एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हो, ध्यान रखना। यहाँ पे आप लोग फोरकास्टिंग करते हो, क्या करते हो सर, आप लोग यहाँ पे बेसिकली फोरकास्टिंग करते हो, पूर्वानुमान करते हो, ठीक है। फोरकास्टिंग एंड आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या होता है, एस्टिमेशन होता है, क्लियर है। अब ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर हमेशा ही आपका एस्टिमेशन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि आपके एस्टिमेशन गलत होते हैं, आपका जो फोरकास्टिंग है वो गलत होता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप लोग कह सकते हो सर, क्योंकि ये आपके एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड होता है, हो सकता है आने वाले भविष्य के अंदर वो एस्टिमेशन सही साबित हो सकता है वो आपका गलत साबित हो। तो ये आपका डिसएडवांटेज, अगर गलत हो जाता है तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हो, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में काफी कॉस्टली सिस्टम होता है। काफी जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं उनकी एक तो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, शॉर्टेज देखने को मिलती है, ऊपर से यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अच्छा खासा पैसा मैनेजमेंट को खर्च करना पड़ता है। दैट्स व्हाई यू कैन से कि ये जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या रहता है, कॉस्टली सिस्टम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका बेसिकली डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। अगर आपने डेटा ही गलत प्रोवाइड किया है तो पूरा का पूरा एस्टिमेशन गलत आएगा, पूरी की पूरी फोरकास्टिंग गलत आएगी। इसका मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर, ये आपका डेटा की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगेन ये आपका एक डिसएडवांटेजेस रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन बायसनेस देखने को मिल सकती है, माने आपके जो मैनेजर्स हैं वो इंटरप्रेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को डिफरेंटली, क्योंकि मैनेजर्स के अपने बायसनेस होते हैं, वो बायस भी हो सकते हैं, अनबायस्ड भी हो सकते हैं। अगर वो बायस है तो हो सकता है वो उस इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट करे जो उसके बायस के साथ बेसिकली मैच करती हो। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, नो यूनिवर्सल प्रिंसिपल। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं, वही प्रिंसिपल हर एक कंपनी के ऊपर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूनिवर्सल प्रिंसिपल देखने को नहीं मिलते हैं। आमूमन जो आपकी फर्म्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अपने हिसाब से भी, मैनेजर्स होते हैं वो अपने हिसाब से भी अलग अलग अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक बड़ा डिसएडवांटेज इसका रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका कैन नॉट रिप्लेस द मैनेजमेंट, माने इट असिस्ट द मैनेजमेंट बट कैन नॉट मेक द डिसीजन इटसेल्फ। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं, लेकिन मैनेजर अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये भी अपने आप में इसका एक बड़ा
लिमिटेशन रहता है, बड़ा डिसएडवांटेज रहता है। तो कुल मिलाकर के लिमिटेशन के अंदर सर एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड होता है, भविष्य में सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कॉस्टली सिस्टम होता है, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन बायसनेस यहाँ पे देखने को मिलती है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स यहाँ पे कुछ होता नहीं है, और यहाँ पे ये आपका मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं करता, मैनेज को असिस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इनको आपको एक बार गो थ्रो कर लेना। और मैंने जैसा कि आपको बताया था इनिशियली कि सर यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हालांकि मोटा मोटा हमने पढ़ लिया है, लेकिन अभी हम एक डिटेल कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं, जहां से आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगा किसको लेकर के, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। तो मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे। यहाँ पे बेसिस भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर बात आप लोग ऑब्जेक्टिव की करते हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर हम जो ट्रांजैक्शन हुई है उनको रिकॉर्ड कर सके। तो आप लोग क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपने क्या पढ़ा, कॉस्ट को डिटरमाइन करना, तो सर यहाँ पे क्या रहेगी, कॉस्ट डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमें डिसीजन मेकिंग करना, प्लानिंग करना, फोरकास्टिंग करना है, तो यहां पे आप लोग क्या कहेंगे, एड मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है ना, तो ये क्या रहेगा सर, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव वाला हो गया है तीनों अकाउंटिंग का। अब आपको समझना यूजर्स कौन रहेंगे, मैंने बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मोटा मोटा बुनियादी तौर पे एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल यूजर्स होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली इंटरनल यूजर्स के लिए होती है। इसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स के अंदर भी मैनेजमेंट के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है नेचर की, अगर आप लोग बात करते हैं तो हमने पढ़ा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल नेचर होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हिस्टोरिकल एज वेल एज द एनालिटिकल नेचर आपको देखने को मिलता है। अब अगर आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हो तो अभी अभी हमने पढ़ा सर इसका जो बेसिकली नेचर है वो कैसा होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, तो ये भी आपको लिख देना है। अब कंपल्सेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हर एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैनेज करना यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को परफॉर्म करना कंपल्सरी होता है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पार्शियली मैंडेटरी होता है, कुछ कुछ सर्टेन केसेस में कॉस्ट अकाउंटिंग करना जरूरी है, बाकी कुछ कुछ केसेस में मैनेजमेंट के ऊपर, इंटरनल लोगों के ऊपर या कंपनी के ऊपर या फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, वो चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुल मिलाकर के ऑप्शनल होता है, 100% ऑप्शनल होता है। फर्म टू फर्म, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की विचारधारा, किस तरीके की वो प्रैक्टिसेस करते हैं। अगर उनको लगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग परफॉर्म करना चाहिए तो करते हैं, उनको लगता है कि स्किप करना चाहिए तो डेफिनेटली स्किप करते हैं। अब हम बात करते हैं सर फोकस की, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम एंटायर बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन एंटायर बिजनेस के ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि प्रोडक्ट वगैरह के ऊपर। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा मेन फोकस कॉस्ट डिटर्मिनेशन पे रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमारा मेन फोकस प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक रहेगा। ठीक है, चाहे वो कॉस्ट कंट्रोल की बात हो, चाहे वो आपके सिस्टम के अंदर किसी कंट्रोल की बात हो, तो प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फोकस रहता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड की बात करते हो तो जैसा कि आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर गवर्न्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं या कॉस्ट प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मैंने बताया कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं, तो इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो आप अपने विवेक के हिसाब से, आप अपनी जानकारी के हिसाब से, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बिहा पे यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में चल रही होती है, सारी चीजों को प्रेजेंटेशन के डालना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, बाकी इतनी जानकारी अगर आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग डेफिनेटली पूरे मार्क्स अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा मैंने आपको बताया ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बुनियादी तौर पे क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। अब हम बात करने वाले हैं, लिमिटेशन की बात हो गई है। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है ना, मैनेजमेंट अकाउंटेंट को यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्ले ए क्रूशियल
क्रूशियल रोल, ध्यान रखना ये क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है प्लानिंग के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर, एनालाइजिंग एंड गाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इट्स गोल। ठीक है, तो ये जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, इसको कंट्रोलर के नाम से भी काफी जगह पे जाना जाता है। अब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ना, इसके रोल्स क्या रहते हैं, माने इसके काम क्या रहते हैं, ये काफी बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये प्लानर की तरह काम करता है, माने ये क्या करेगा, ये बजट को प्रिपेयर करेगा और उसको फोरकास्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला मैनेजमेंट जो आपका अकाउंटेंट होता है वो प्लानर की तरह काम करता है। अच्छा, ये एडवाइजर की तरह काम करता है, यानी कि ये रिकमेंड करता है क्या मैनेजमेंट को अलग अलग एडवाइस की इस फलाने फलाने मुद्दे पर हमें ये डिसीजन लेना चाहिए। इसके अलावा मैंने बताया ये क्या करता है, कंट्रोलर की तरह भी काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एक तरीके से मॉनिटर करने का काम भी करता है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोलर भी बोला जाता है। इसके अलावा ये आपके एनालिस्ट की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेटा को एनालाइज करता है। ये आपका स्ट्रैटेजिस्ट की तरह भी काम करता है, ये लॉन्ग टर्म जो आपके बिजनेस ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। अच्छा, ये आपका रिस्क मैनेजर की तरह भी काम करता है, क्योंकि मैनेज करना होता है इसका बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको क्या करना है, मैनेज करना है। तो कुल मिलाकर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मल्टीपल रोल्स होते हैं, प्लानर से लेके, एडवाइजर से लेके, कंट्रोलर से लेके, एनालिस्ट से लेके, स्ट्रैटेजिस्ट से लेकर के रिस्क मैनेजमेंट तक, ये तमाम जो रोल है वे किसके हिस्से आते हैं, सर मैनेजमेंट अकाउंटेंट के हिस्से आते हैं। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ये क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आपका हो गया रोल्स ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला स्टार टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अभी मैं इसको समझा देता हूं, ध्यान से समझना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 101% चांसेस है आपके एग्जामिनेशन के अंदर इस सवाल के, इस टॉपिक के एग्जामिनेशन के अंदर आने की। देखिए, दो इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है सर, एक टर्म है जिसको आप लोग क्या कहते हो सर, इसको आप लोग कॉस्ट कंट्रोल कहते हो। ठीक है, अब इसके अलावा एक और हमारे पास टर्म होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं हम लोग, बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। अब बुनियादी तौर पे आपने पास्ट के अंदर कोई डिसीजन लिया, उसकी वजह से आपने कॉस्ट को कम कर दिया, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉस्ट रिडक्शन कहलाएगा। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल के अंदर थोड़ी चीजें अलग होती है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, इन टूडेज हाईली कॉम्पिटेटिव बिजनेस एनवायरमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी तरीके से वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करें। ठीक है, अब ये दोनों काम कब हो पाएंगे, जब वो अपने कॉस्ट के ऊपर काम करेंगे, माने कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। ठीक है, दो मुद्दे हैं, यानी कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे इनको क्या करना है, अपने जो एक्सपेंसेस है उनको रिड्यूस करना है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अब यहां पर आपका कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन आपकी काफी हद तक मदद करता है। जैसे कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो कॉस्ट कंट्रोल अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आप लोग कॉस्ट को मॉनिटर भी करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। समझ में आया? या प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अलावा आप लोग कह सकते हो बजट्स एंड द टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेनेवर द डेरिवेशन ऑकर। इसका मतलब क्या है, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट कंट्रोल रेफर करता है एक ऐसे प्रोसेस को जहां पर आप लोग कॉस्ट को रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉस्ट विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे डेविएशन हुआ, ठीक है, कहीं पे बेसिकली गड़बड़ हुआ है, कहीं पे डिफरेंसेस आए हैं, तो उसको क्या करना है, सही एक्शन लेकर के करेक्ट करना है। ठीक है, ये क्या कहलाता है सर, कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हमने एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड बना दिया कि इतना हमारा कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब उसको कंपेयर करना है एक्चुअल कॉस्ट के साथ। अगर आपको कुछ डेविएशन लगता है, ठीक है, अगर आपको कुछ डिफरेंसेस लगते हैं तो उसके ऊपर करेक्ट जो डिसीजन लेकर के हमें क्या करना होगा, बेसिकली उसको रेक्टिफाई करना होगा। ये क्या कहलाता है सर, ये आपका कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। वही अगर आप लोग बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन की, तो कॉस्ट रिडक्शन रेफर करता है एक ऐसे प्रोसेस को जहां पे आप लोग अचीव करते हैं एक परमानेंट डिक्रीज इन द यूनिट को। समझ में आया? आपने क्या अचीव कर लिया, एक परमानेंट डिक्रीज अचीव कर लिया किसके अंदर, कॉस्ट के अंदर, विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी, एफिशिएंसी
एफिशिएंसी एंड द सूटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आया? यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपने एक परमानेंट डिक्रीज हासिल किया है यूनिट कॉस्ट के अंदर, बिना क्वालिटी, एफिशिएंसी और सूटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट को छेड़छाड़ किया। ठीक है, अनलाइक कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट जो रिडक्शन है सीक टू द लोअर एग्जिस्टिंग कॉस्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं यहां पे आपने एक परमानेंट डिक्रीज लाया है। किसके केस में सर? आपने बेसिकली यूनिट कॉस्ट के केस में। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या होता है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हम लोग रिस्पेक्टिव एक्शन लेते हैं, सूटेबल एक्शन लेते हैं, इफेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग दोनों को कंपेयर करते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। यहां पे मैंने कॉस्ट कंट्रोल लिखा हुआ, ठीक है, यहां पे मैंने कॉस्ट रिडक्शन लिखा हुआ। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मीनिंग की बात करते तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कीपिंग द कॉस्ट विद इन द प्री डिटरमाइंड लिमिट। समझ में आया? यानी कि कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हमें क्या करना है, हमें अपनी कॉस्ट को जो पहले से डिसाइड की हुई लिमिट्स है ना, उनके अंदर रखना है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन के अंदर क्या होता है, रिड्यूसिंग एग्जिस्टिंग कॉस्ट परमानेंटली। समझ में आया? जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है उसको परमानेंटली क्या करना है, रिड्यूस करना है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो कॉस्ट कंट्रोल आपकी कॉस्ट को इंक्रीज होने से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, और कॉस्ट रिडक्शन बेसिकली डिक्रीज करता है कॉस्ट लेवल को। आपके किसको? कॉस्ट लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, अब यहां पे नेचर की बात करते हो तो कॉस्ट कंट्रोल आपका प्रिवेंटिव होता है, ये आपका करेक्टिव और आपका क्यूरेटिव होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोकस की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पे कॉस्ट कंट्रोल का बेसिकली मेन फोकस होता है स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में, और कॉस्ट रिडक्शन के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने में ध्यान देते हैं। अगर आप लोग कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हो और यहां पे अप्रोच की बात करते हो तो इसका अप्रोच होता है कंजर्वेटिव। याद रखिएगा, कैसा अप्रोच होता है, कंजर्वेटिव। और कॉस्ट रिडक्शन के अंदर डायनामिक होता है, चेंजिंग होता रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हो तो यहां पे एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, यहां पे एग्जिस्टिंग कॉस्ट आपका स्टार्टिंग स्टैंडर्ड्स होता है। ड्यूरेशन की बात करते हो तो कॉस्ट कंट्रोल शॉर्ट टर्म के अंदर होता है, कॉस्ट रिडक्शन लॉन्ग टर्म के अंदर होता है, लिखा हुआ है ना परमानेंटली। ठीक है, अब यहां पे क्वालिटी इंपैक्ट की बात करते हो तो नॉट स्पेसिफिकली कंसर्न होता है, लेकिन यहां पे क्वालिटी को क्या करके चलना है, मेंटेन करके चलना है। रिजल्ट की अगर आप लोग बात करते हो तो कॉस्ट रिमेन्ड विद इन द बजट, यानी कि हमें क्या करना होता है, बजट के अंदर कॉस्ट को रखना होता है। यहां पे क्या होता है, कॉस्ट बिकम लोअर देन द बिफोर, जो पहले कॉस्ट था उससे कम हमारा मेन टारगेट होता है। प्रोसेस की बात करते हो तो यहां पे कॉस्ट कंट्रोल के अंदर कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग होता है, कॉस्ट रिडक्शन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठानी है, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सके। तो ये माय डियर फ्रेंड्स कुछ टॉपिक थे जो आपके पहले चैप्टर के अंदर डाले गए हैं, जिनके अंदर से डेफिनेट सी बात है यूनिट 1 आपका प्रिपेयर होगा, और यहां से आपको करीब करीब 9 नंबर का, यानी कि 10% का वेटेज आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक टॉपिक और रहता है जिसको हम लोग साथ साथ पढ़ लेते हैं, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या क्या स्टेप्स होती हैं। तो बुनियादी तौर पे 5 स्टेप है। सबसे पहले आपको जो स्टैंडर्ड्स है उनको स्टैब्लिश करना पड़ता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ता है, फिर उनको क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है, फिर आपको वेरिएंस को एनालिसिस करके ना सही डिसीजन लेना पड़ता है, सही स्टेप लेना पड़ता है। सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, एक बार आप लोग इनको गो थ्रो कर लीजिएगा। तो ये कुछ कुछ टॉपिक थे जो आपके पहले चैप्टर या कहूं पहली यूनिट के अंदर डाले गए हैं, दैट इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद हमने नेचर ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा, उसके बाद फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, उसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इस मुद्दे पर चर्चा की। इसके अलावा हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रोल्स को अंडरस्टैंड किया, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन को पढ़ा, उसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या क्या स्टेप होती है इस पर चर्चा की, और लास्ट में जाके हम लोगों ने कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के अंदर बुनियादी तौर पे क्या डिफरेंसेस होते हैं टेबुलर फॉर्म में हमने इन तमाम चीजों की मालूमात हासिल की। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल कीप लर्निंग।